सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, चूंकि वहां पर शदीद मंदी देखी गई और KSE 100 इंडेक्स आज 2730 पॉइंट्स की बड़ी कमी के बाद 63,000 की सतह से भी नीचे आ गया। स्टॉक एक्सचेंज में हम चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर इस वक्त सूरत हाल क्या है। फरीद आलम साहब स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आज ये इतनी बड़ी कमी क्यों रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता 3 हफ्ते से हम देख रहे थे बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स बन रहे थे, ऑल टाइम हाई पर मार्केट जा रही थी, 67,000 की सतह तक भी पहुंची, लेकिन आज ये गिरावट क्यों देखने में आई है, इसकी वजूहात क्या है, जानते हैं फरीद आलम साहब से ही। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये आज इतना बड़ा डाउनफॉल क्यों आया मार्केट में? ये सिर्फ एक दिन के लिए है या फिर अगले 2-3 दिन जो कारोबारी हफ्ते के बाकी हैं उसमें भी हम ये असरात देखेंगे? देखें, करेक्शन तो मार्केट में ड्यू थी, वो थोड़ी ज्यादा आ गई और उसकी जो मेजर वजह है वो ये है कि जो लोग लेवरेज पे या फ्यूचर में काम करते हैं उनको ये जो दिसंबर ईयर एंड होता है उसमें पैसे मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो दिसंबर को पैसा मिलने का जो पार कराने के जो पैसे हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं बनिस्बत पूरे साल के। ये जून में और दिसंबर में ये बैंकर्स और जो लेंडर्स होते हैं उन्हें पता है कि अपने सब इंस्टीट्यूशन ने अपनी बैलेंस शीट को ज़रा खूबसूरत बना के पेश करना होता है। तो बदले का रेट हमारा बदला तो आजकल नहीं होता, लेकिन हम आसानी के लिए लफ्ज़ वो यूज़ करते हैं कि लेवरेज का रेट बढ़ गया था। दूसरा ये कि ये बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो अपना कैपिटल गेन रिकॉर्ड करते हैं कि हमने अपने साल को क्लोज करते हुए क्या प्रॉफिटेबिलिटी, क्या अर्निंग पर शेयर देना है, तो वो भी अपनी बुकिंग करते हैं, कैपिटल गेन को रियलाइज करते हैं इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट एज अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन इन देयर बुक्स। तो इसलिए थोड़ी सी करेक्शन हुई और हमारे यहाँ मार्केट थोड़ी बड़ी भी हुई थी, इसलिए आज थोड़ी ज्यादा प्रोनाउंस थी करेक्शन। ये दिसंबर के, जिस तरह मैंने बताया, एक वो फोकस था और दूसरा ये कि थोड़ी हमारी लेवरेज पोजीशन ऑल्दो अभी 40 बिलियन ही है, तो लेवरेज बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आज चैनल्स पे टिकर चले कि पता नहीं, थोड़ी सी जाहिर है हमारे यहाँ जब मार्केट बड़ी होती है तो इस तरह की नेगेटिव न्यूज पे लोग रिएक्ट करते हैं। सही। तो फरीद साहब, जो रनिंग सेक्टर्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त तसल्ली बख्श है या वो भी थोड़ा सा नीचे आए हैं? ऑयल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है और दूसरे जो सेक्टर्स हैं? देखें, ऑयल चेन के अंदर जो ENP, OMC, रिफाइनरीज, ये तो सारी अच्छी चल रही हैं, इन्होंने अच्छा गेन भी दिया है और अभी भी इसमें जान है। बैंक्स भी अच्छे चल रहे हैं। जो आपने बात की ऑटो में तो एक दो जो एक कंपनी जो अपने आप को डीलिस्ट करा रही है उसकी मार्केट जाहिर है बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसके अलावा हमें ये पता है कि इस वक्त जो गाड़ियों की ऑफटेक है वो थोड़ी कम हुई हुई है। तो ऑटोज इतने ज्यादा प्रोनाउंस्ड किस्म की वो एक्टिविटी उसमें नहीं हो रही, लेकिन आपने एक सवाल किया था कि ये हो गई है कि ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया फरीद आलम साहब, आपसे इस बारे में हम मजीद भी वक्तन करते रहेंगे, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते रहेंगे। और प्रोग्राम की एक बड़ी अहम स्टोरी, पाकिस्तान की मईशत में बड़ा अहम किरदार है सी फूड की एक्सपोर्ट का, और ये इंडस्ट्री पाकिस्तान की मईशत में कोई 40% अपना बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। और हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान का साहिली इलाका है 1000 किलोमीटर पर यह मुश्तमिल है और मुल्क की तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है सी फूड, लेकिन इसके अपने मसाइल भी हैं। डीप सी पॉलिसी फ्रीज हुई, वो बनाई गई, उसके क्या नुकसानात सामने आए, माहीगीरों की प्रॉपर वेलफेयर का कोई निज़ाम क्यों नहीं है, फार्मिंग की कॉस्ट क्या है और क्या उस जानिब पाकिस्तान की और इस वक्त महकमा फिशरीज़ की तवज्जो है या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बर साहब, साबिक चेयरमैन है फिशरीज़ के, मारूफ बिजनेसमैन है, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मौजूद हैं और इनसे इन तमाम मामलात पर इनका जो एक तजुर्बा है उसके मुताबिक मसाइल का हल भी जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त जो महकमा फिशरीज चल रहा है, कितनी मजीद कैपेसिटी है इसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में अपना पॉजिटिव किरदार अदा करने की, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब ये इस वक्त जो सूरत हाल है फिशरीज को लेकर, सी फूड की जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं हमारे सामने बड़े ज़बरदस्त नंबर हैं। 40% पाकिस्तान की इस वक्त ये एक्सपोर्ट में लेकर चल रहा है। $500 मिलियन के लगभग ये टोटल एक्सपोर्ट है। ये कैपेसिटी आपके दौर में कितनी बड़ी, अभी जो फिशरीज़ के महकमे को लेकर चल रहे हैं लोग, वो किस अंदाज से काम कर रहे हैं, मजीद कितनी कैपेसिटी है इसमें इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करने की? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब कि आपने बड़ा एक अहम इशू पे जो है वो आज जो है वो बात को छेड़ा।
देखिए फ़िशरीज़ की जो कैपेसिटी है एक्सपोर्ट की, ये मैं समझता हूँ कि आज भी अगर हम इसको अपनी लीकेजेस को और अपनी इन चीज़ों को अगर देखा जाए, ये अंडर इन्वाइसिंग होती है, कस्टम में अंडर इन्वाइसिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये जो आप $500 मिलियन, ये $560 मिलियन जो मेरे साबका जो दौर में जब मैं चेयरमैन था फ़िशरीज़ में, तो उससे पहले जो है वो कभी भी $230 मिलियन, $300 मिलियन से ऊपर फ़िशरीज़ की एक्सपोर्ट नहीं हुई। लेकिन जब से मैंने चार्ज लिया तो मैंने इन चीज़ों को बड़ा फोकसली इसके ऊपर काम किया और इस पे मैंने बहुत कोशिश की कि ये कहाँ पर जो है वो इसका जो है वो हमारी रिपोर्टिंग जो है वो गलत हो रही है। तो पता चला कि जी हमारी फ़िशिंग जो है वो बहुत सारी जगह पर, स्पेशली जैसे आपने डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी की बात की, डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी एक बहुत अहम इशू था और उस वक्त ये 2018 में डीप सी फ़िशिंग पॉलिसी किसी भी स्टेक होल्डर को इत्मीनान में लिए बगैर हमारे पर वफाकी हुकूमत ने, जो कि खान साहब की हुकूमत थी ऑब्वियसली, कि उनको किसी चीज़ का, मैं ये नहीं चाहता कि मैं इसको सियासी रंग दूं, लेकिन मजबूरी ये है कि मुझे हकाइक से आगाह करना पड़ेगा, आवाम को भी आगाह करना पड़ेगा, आपको भी बताना पड़ेगा कि खान साहब के पास कोई ऐसा विजन ही नहीं था। उन्होंने जो है वो फॉरेन फ्लैग वेसल्स को जो है वो परमिशन दे दी। उस वक्त केपीटी के चेयरमैन थे, ये केपीटी के जो मिनिस्टर अली जैदी साहब थे, पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बगैर स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिए उन्होंने फॉरेन वेसल्स को जो है वो परमिशन भी दे दी। जबकि मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त फिर हम लोगों ने जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स थे सिंध और बलूचिस्तान के, वो सब लोगों ने मिलकर इस पे जो है वो कोर्ट से स्टे लिया और इस पॉलिसी को फ्रीज कराया। ना सिर्फ फ्रीज कराया बल्कि कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि जिसमें जो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो फेडरल की डीप सी फिशिंग पॉलिसी बना कर दें हुकूमत को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमने जब वो फिशिंग पॉलिसी बना कर दी, अब तक प्रपोजल दिया, तो वो इम्प्लीमेंट उसको नहीं करने दिया गया, वहाँ पर उनको मतलब रोक दिया गया किसी वजह से, क्योंकि ज़ाती मफादात लोगों के ज़्यादा थे और उसमें जो है वो मुल्की मफाद को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए उनको मुल्की जो उसको मफाद को उन्होंने नज़रअंदाज किया। तो इस पे एक बड़ा अच्छा हमने इनिशिएटिव लिया था। हमने चाइना फिशरीज से बात की, चाइना के फिशरीज चेयरमैन हमारे पास आए, उन्होंने आके हमसे ये रिक्वेस्ट की कि जी हम मिलकर पाकिस्तान फिशरीज और चाइना की जो फिशरीज है तो मिलकर हम, चूँकि आपको पता कि एक जो हमारा जो मेजर जो इम्पोर्टर है वो चाइना है, लेकिन वैसे तो पूरी दुनिया में जाती है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फिशिंग जो होती है पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली होती है, लेकिन चाइना जो है वो सबसे मेजर हमारा इम्पोर्टर है। और साहब जिस आप पॉलिसी का जिक्र करें, डीप सी पॉलिसी जब ये बनी पीटीआई के दौर में, तो इसका नुकसान भी हुआ फिशरीज की एक्सपोर्ट को? जी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये उन्होंने किया कि उन्होंने सिंध और बलूचिस्तान के फिशरमैन को डिवाइड कर दिया। अच्छा, देखिए सिंध वाला बलूचिस्तान नहीं आ सकता, बलूचिस्तान वाला नहीं, बलूचिस्तान वाले सिंध में आते हैं। अच्छा। बलूचिस्तान का सारा कैच जो है, बलूचिस्तान के जो माही गीर है, देखिए माही गीर बरादरी बलूचिस्तान की हो या सिंध की हो, ये सारी एक है। पाकिस्तानी सारे पाकिस्तानी है, सारे कोस्टलैंड के सारे एक ही और स्पेशली सारे एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, पेशावर से भी आए हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं जो फिशिंग इससे रिलेटेड मतलब वो कर रहे हैं, अपनी ट्रॉलिंग भी कर रहे हैं, फिशिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जो बोनाफाइड फिशरमैन है वो सारी ये कोस्ट लाइन का है, जो असल जो रियल फिशरमैन है। तो अगर इनको देखा जाए तो ये इन्होंने इस तरह से डिवाइड कर दिया कि जी सिंध की लांचें बलूचिस्तान में जाके बलूचिस्तान के पानियों में फिशिंग नहीं करेंगी। अब वो एक बहुत बड़ी माफिया है, ये एक बहुत बड़ा मतलब वो माफिया थी कि जो लोगों से पैसे लेके उनकी लांचों को जो है वो जाने की इजाज़त देते थे, और जो गरीब माहीगीर पैसे नहीं दे पाता था तो उसको जो है वो वहाँ पर फिशिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। इसमें पहले भी बहुत हमारा इस चीज़ पे बहस भी हुई और काफ़ी इस चीज़ पे जो है लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए कि सिंध की लांचों को क्यों रोका जाता है बलूचिस्तान फिशिंग के लिए। लेकिन जो आप देखें कि बलूचिस्तान का जो समंदर है, जो बलूचिस्तान के पानी, वो अभी भी वर्जन है और मेजर हमारी जो है वो फिश वहाँ पर है, जो वहाँ से फिशिंग होती है। और वहाँ पर उसके बाद 12 नॉटिकल माइल तक जो है वो उनके मतलब जो प्रोविंशियल वाटर्स हैं। ये देखें, इसमें भी हमने अपने प्रपोजल में जो इनको फेडरल को प्रपोजल दिया था उसमें भी हमने कहा था कि 12 नॉटिकल माइल से बढ़ाकर इसको कम से कम जो प्रोविंशियल वाटर्स हैं वो 30 नॉटिकल माइल तक होने चाहिए, क्योंकि आपके इंटरनेशनल जो वाटर्स हैं वो 200 नॉटिकल माइल से 400 नॉटिकल माइल तक चले गए। तो जब आपको इतना लेवरेज मिल गया है तो आप प्रोविंशियल जो है वो पानियों को भी जो है वो दे। अच्छा, एक हमारे पास कुरंगी फिश हार्बर बना हुआ है, अच्छा, जो कि गैर फाल है।
और वो आप देखें कि वो इतना बड़ा हार्बर है कि उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। मैंने उस पर भी कहा कि ये फिश हार्बर आप अगर सिंध फिशरीज के हवाले कर दें ताकि हम अपने माहीगीरों को अकोमोडेट कर सकें। देखिए ये जो हमारा पुराना जो हार्बर जो बना हुआ फिश हार्बर जो है ये हमारा, देखिए ये फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली 1945 में बनी थी, पाकिस्तान बनने से पहले की। मैं आपको इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ, इस पर टाइम ज़रा शॉर्ट आपके आप करें बात तो करें। मैं चाहता हूँ कि ज़रा डिटेल में इस पर बात करूँ कि ये 1945 में बनी थी और उस वक्त ये हमारे साथ मशरकी पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी हमारे साथ था। तो आज देखिए आप बांग्लादेश की एक्सपोर्ट देखिए और हमारी एक्सपोर्ट देखिए। हमारी एक्सपोर्ट अगर सही नोट की जाए तो हमारी एक्सपोर्ट आज मैं समझता हूँ कि 700-800 मिलियन डॉलर की है। अच्छा। लेकिन अगेन मैं वही बात करता हूँ, बांग्लादेश तो थाउजेंड्स को भी क्रॉस कर गया जी। बांग्लादेश तो जी हमसे बहुत आगे है, बांग्लादेश हमसे बहुत आगे है। और हम अगर जाना चाहें तो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि हम इसको बड़ा, सिर्फ थोड़ी सी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, इंटेंशन और विल की जरूरत है, इंटेंशन उसकी जरूरत है और पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। अच्छा विजनरी वहाँ पर कोई जो फिशरमैन कम्युनिटी को जो संभालने वाला ऐसा बंदा हो कि जो बट साहब जब कोरंगी हार्बर आपने मांगा विफाकी हुकूमत से तो वहाँ से फिर क्या जवाब आया? हडल क्या थी दरमियान में? जी हडल जाती जो लोगों के जाती मफादात थे वो उस पर हडल थे। अच्छा। मैं मेंशन नहीं करना चाहता, मैं इसको मैंने कहा कि मैं इसको पॉलिटिकल उस पर नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन बात ये है कि ये इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। उससे माशी फायदा तो हमारे एक आम लोकल फिशरमैन का होता है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता। क्योंकि अभी भी वहाँ पर देखिए कुरंगी फिश हार्बर पे जो लांचें आती हैं वो वहाँ से उनको एक माइनर सा उनसे रिश्वत ली जाती है, रिश्वत लेके वहाँ से वो उनका कैच जो है वो निकाल दिया जाता है, फिर कराची फिश हार्बर में आता है। अब कराची फिश हार्बर जो है वो इतना कंजेस्टेड हो गया है और इतना वो हो गया है कि वहाँ पर जो है वो आपके पास स्पेस ही नहीं है। अच्छा, ये जो थोड़ी सी आपने रिश्वत का जिक्र किया, इस रिश्वत का असर फिर आम मछली की कीमत पर ही पड़ता है जो सारिफ तक पहुँचती है, चाहे वो पाकिस्तानी मार्केट हो या वो एक्सपोर्ट हो? जी देखिए इसमें सिर्फ जाहिर है अफेक्टिस तो माहीगीर होता है, जो मेन माहीगीर है वो अफेक्टी है। लेकिन इस पर सबसे बड़ा जो नुकसान है वो रिश्वत ना सिर्फ रिश्वत का नहीं है बल्कि क्वालिटी ऑफ फूड का, इसका सी फूड का भी है। अच्छा। कि आप इसकी क्वालिटी को भी डाउन करते हैं। जब आपका चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, सही प्रॉपर आइसिंग नहीं होगी, उसको प्रॉपर जो है वो इसकी हैंडलिंग नहीं होगी और जो उसकी जो ऑक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होगी तो फिश की क्वालिटी जो है वो उसकी अगर किसी की दुम काली हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उसको वो रेट नहीं मिलता माहीगीरों को। अच्छा जी। तो अब इसमें तीसरी जो हमारा जो मेरा जो अपना जो फोकस था वो ये था कि हम एक्वाकल्चर फार्मिंग की तरफ भी जाएं। अच्छा। और एक्वाकल्चर फार्मिंग में देखें लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इसमें आप हम फिशिंग सेक्टर में जाएं तो ये आप यूरोप और अमेरिका और पूरी दुनिया में आप देखें कि ये सी फूड सारा साल चलता है और ये मतलब सी फूड से अच्छा कोई मतलब समझ लें इसी फार्मिंग की वजह से चल रहा होता है। जी एग्जैक्टली। तो ये हमारे पास कोई ऐसी कोई वो नहीं है। वियतनाम को आप देख लें, वियतनाम के पास कुछ भी नहीं है लेकिन उनकी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है फार्मिंग की वजह से। फार्मिंग बहुत कॉस्टली है, पाकिस्तान में क्यों तजुर्बा कामयाब? ये बिल्कुल कॉस्टली नहीं है। अच्छा। बिल्कुल कॉस्टली नहीं है और इसको कोई आम आदमी आराम से इसको कर सकता है। अच्छा। इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ती है, सिर्फ थोड़ा सा विजन की जरूरत है, थोड़ी सी एक्सपर्टीज चाहिए और एक अच्छी हैचरी बनाने की जरूरत है। हमें सिंध फिशरीज को कि एक अच्छी हैचरी बनाएं जहाँ से सीड मिले इनको, क्योंकि सीड अभी आज तक हमारे पास जो है ना वो इम्पोर्ट होता है। तो एक अगर आप रफ फिगर दें कि पाकिस्तानी हुकूमत कितना इन्वेस्ट करे फार्मिंग पर और उससे सी फूड की एक्सपोर्ट में कितना इजाफा हो सकता है? देखिए मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो इस पर, हमारी फेडरल हुकूमत जो है वो स्पेशली इस पर अगर माहीगीरों के लिए अगर कोई इस तरह का इनको कोई लोन देने का या कोई इस तरह का इनको जदीद फिशिंग बोट्स अगर इनको बनाने की या इनको कुछ इस तरह की फैसिलिटी दे दें तो मैं ये समझता हूँ कि आप आराम से 1000-1500 मिलियन डॉलर पे खड़े हुए। अच्छा, और इसमें फिर फिशरीज डिपार्टमेंट का कितना बड़ा रोल होता है? जैसे आपने एज चेयरमैन सर्व किया, बहुत कोशिशें की आपने मुख्तलिफ हार्बर्स को एक्टिव करने की, नहीं कर सके। अभी जो रिसेंट डिपार्टमेंट चल रहा होगा वो जो अगर इस तरह की कोई कोशिशें करता है, अभी तो हम देख रहे हैं कि PTI या कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, अभी तो निगरान हुकूमत है, तो इनके साथ तो ऑन बोर्ड होकर और बड़ी आसानी के साथ काम करवाए जा सकते हैं। अभी हम SIFC के थ्रू पाकिस्तान की इकॉनमी को भी एक बूम की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। देखिए निगरान हुकूमत में तो खैर ये इस तरह के मेजर जो चीज़ें होती हैं वो तो खैर पॉसिबल नहीं होती है। निगरान हुकूमत तो खैर केयर टेकर एक मतलब अपना सेटअप जो चल रहा होता है, जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं उनको चला रहे होते हैं, कोई मतलब अलग से एक नया प्रोजेक्ट तो नहीं देते। लेकिन ये है कि इस पर जो ज़्यादा ज़रूरत, देखिए मैं अगर आप
फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो वो सिंध फिशरीज़ के हमारे उस पर वो अंडर में आती है, हमारे कोऑपरेटिव लॉज के अंडर में आती है। वो माही गिरोह की वेलफेयर के लिए होती है और माही गिरोह की वेलफेयर करती है, माही गिरोह को फैसिलिटेट करते हैं हम लोग उनको। अगर माही गिरोह की बाकायदा वेलफेयर का कोई निज़ाम है पाकिस्तान? जी बिल्कुल है, और ये सिर्फ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी करती है। लेकिन विफाक ने जो इदारे बनाए हैं, जैसे MMD बना दिए है, मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट, MFD है, मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, ये लोग, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स में अगर सही तरह से और अच्छे लोग हों और इनको सही तरह से अगर एक्टिवेट किया जाए तो आप बहुत सारी चीज़ों में जो है वो हमें बहुत स्कोप है और बड़ा रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, चलें। लेकिन इसमें जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बर साहब, आप तशरीफ़ लाए, आप स्टूडियोज़ में मौजूद थे और आपको इंशाल्लाह हम ज़हमत देंगे आगे भी ताकि इस मामले पर और भी ज़्यादा सरासर गुफ्तगू अब्दुल बर साहब से हो सके और उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाया जा सके। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मज़ीद अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और चीनी की कीमत में अचानक एक बड़ा इजाफा हुआ है। 50 किलो की बोरी अब 1000 रुपये मजीद महंगी हो चुकी है। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में चीनी की कीमत 175 और कहीं कहीं चंद एक शहरों में 200 रुपये तक भी पहुंच चुकी है। अगर एक साल पहले इन्हीं दिनों की इसी महीने की हम बात करें तो पाकिस्तान में यही चीनी 95 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब थी, लेकिन एक साल बाद इस दौरान सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है और एक बड़ा इजाफा चीनी की कीमत में देखने को इस वक्त हमें मिल रहा है। क्रशिंग सीजन है, इसके बावजूद चीनी की कीमत क्यों बढ़ती जा रही है? आए दिन हम देखते हैं चीनी का बहरान पैदा हो जाता है, इसकी क्या वजूहात हैं? गुफ्तगू करेंगे। आसिम साहब चेयरमैन है शुगर मिल्स एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला है। बताइएगा कि अचानक से चीनी की कीमत में हर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं इजाफा हो जाता है, ये पिछले 2-3 रोज में भी ये हुआ है। क्रशिंग सीजन है, इसके बावजूद कीमत बढ़ रही है, आपके नज़दीक क्या वजूहात हैं इसकी? देखें, चीनी बढ़ने की बहुत सिंपल सी वजूहत है। पहली बात तो ये कि जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट की नोटिफाइड प्राइस थी और इस साल की जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड प्राइस है उसमें अप्रॉक्सीमेटली कोई 125 रुपए का फर्क है। लास्ट ईयर जो चीनी का जो हमारे केन की प्राइस थी वो 300 रुपए थी, आज 450 रुपए है सिंध में और 400 रुपए पंजाब में। अगर आप रॉ मटेरियल जो कि 80 to 90% कंपोनेंट है चीनी की कॉस्टिंग में और प्राइसिंग में, उसी वजह से जो है हम देखते हैं कि चीनी के प्राइसेस में बतदरीज हम थोड़ा इजाफा। आसिम गनी साहब साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। आसिम गनी उस्मान साहब शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे थे कि आखिर चीनी की जो कीमत मुस्तकिल बढ़ रही है इसकी वजूहात है क्या? तो आसिम साहब जवाब आपका अधूरा रह गया था, आपसे मैंने पूछा था कि क्रशिंग सीजन इस वक्त है, इसके बावजूद चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, जरा बताइएगा। करंट सर्कमस्टांसेस में चीनी का प्राइस देखा जाए तो वो एक्चुअल प्राइस अप्रोक्सीमेटली 130 मैक्सिमम साइड पे अभी इस वक्त अप्रोक्सीमेटली। लेकिन जो चीनी मिलर्स हैं और उनकी जो कॉस्टिंग है उसके हिसाब से और उसकी कॉस्टिंग के हिसाब से आज भी चीनी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली तकरीबन अगर 130 को बेंचमार्क बनाते हैं तो 155 से लेकर 160 के बीच में वेरीज फ्रॉम मिल टू मिल उसकी कॉस्ट आती है। दूसरी बात यह है कि हमें एक और बात को ये रियलाइजेशन करना होगा कि जो ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड जो हमारी कॉस्ट हैं उसमें चाहे पीपी बैग्स हो, चाहे वर्कर वेलफेयर पार्टिसिपेशन फंड हो, चाहे एसएससी हो, चाहे ईओबीआई हो, चाहे मिनिमम वेज हो, अगर ये सारी चीजों को अगर आप देखें, इसके अलावा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है फाइनेंशियल कॉस्ट है, इसके अलावा आप सेल टैक्स देखेंगे, हमसे बड़ा बेनिफिशियरी इधर स्टेट है जिसको 18% उस पर वो मिलता है, टर्नओवर टैक्स अलग है हमारे पर, विद होल्डिंग्स अलग है। तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आपको देखा जाए तो ये सारे टैक्स मिलाने की वजह से ही तो ये रेट आपको इतना महसूस होता है। अच्छा। अगर आज गवर्नमेंट जो दूसरी अशिया है जैसे दूसरी कमोडिटीज है उनकी तरह अगर यहाँ से भी सेल टैक्स ड्रॉ कर ले तो चीनी का दाम 18-19 रुपए से कम हो जाएगा। अच्छा। और दूसरी बात यह कि अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान को रीजनल मार्केट से या इंटरनेशनल मार्केट से तो आज की तारीख में इस वक्त पाकिस्तान में जो चीनी का दाम है वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ती चीनी पाकिस्तान में। अच्छा, तो ये बातें हमें रियलाइज करनी पड़ेंगी। और देखें, हमने देखा है कि सारी चीजों की कॉस्ट अक्रॉस द बोर्ड बढ़ी है, वीट भी हमने देखा है, हमने दूसरी कमोडिटीज भी देखी हैं। तो हमें ये चीज कुछ हद तक इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर चीनी के बनाने की कॉस्ट अगर ज्यादा आएगी, इसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर ज्यादा होगी तो नेचुरल सी बात है कि उसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो चीनी जो है केन के कॉस्ट से सब रिलेटेड है। अगर वो बढ़ाते रहेगी गवर्नमेंट और जिस तरीके से बढ़ा रही है इस तरीके से। अच्छा, दूसरी बात ये क्या है कि हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं हो रहा। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक चीज को हम रेगुलेट कर रहे हैं, दूसरी को हमने डीरेगुलेट किया हुआ है। तो अगर ये सारे पैरामीटर्स को हम सही नहीं करेंगे और इसके ऊपर कोई TORs बना के कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं करेंगे तो नेचुरल सी बात है हमारे पास जब यील्ड्स नहीं बढ़ेंगी, जब यील्ड्स नहीं बढ़ेंगी तो जमींदार को फायदा नहीं होगा, जमींदार को फायदा नहीं होगा। तो ये रेट जो है हमेशा बढ़ते चले जाएंगे और उसकी वजह से हमारी कॉस्ट में इजाफा होता चला जाएगा। और नेचुरल सी बात है कि आज की तारीख में जब हम ये
फाइनेंशियल कॉस्ट को देखते हैं और अगर इस एक मिलर ने अगर $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है और अगर उसको अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से भी कोई अगर बेनिफिट ना हो और 15-20% का भी रिटर्न ना मिले, तो और ये जो मैं आपको प्राइसिंग बता रहा हूँ उसमें रिटर्न भी सही है, कुछ हद तक शामिल नहीं है। अच्छा। कुछ मिल्स का जो स्टैंड अलोन यूनिट्स है उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। और आज की तारीख में चीनी इस वक्त जो रिकवरी आ रही है उसको रखते हुए अगर बेंचमार्क रखा जाए तो आज तकरीबन 155। आसिम साहब, अब सिचुएशन ये है कि जब भी हम देखते हैं चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला होता है, उसके बाद मुल्क में कभी ऐसा भी होता है चीनी का बहरान पैदा हो जाता है। ये एक्सपोर्ट करने का फैसला किस बुनियाद पर होता है, ये कौन करता है, इसमें क्या कोई तब्दीली होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जो रेलिवेंट मिनिस्ट्री यानी ट्रेड मिनिस्ट्री है उसका फैसला होता है, या जो शुगर मिल्स हैं वो भी ऑन बोर्ड होती हैं और इस फैसले में शामिल होती हैं? असल सिचुएशन है क्या? देखें, कराची अगर आप समझते हैं तो हमारे पास गवर्नमेंट की एप्रीहेंशन दूर करने की दो चीजें मौजूद हैं। पहली बात तो है कि जब ये स्मगलिंग हो रही थी तो एसोसिएशन ने ये ट्यूबलाइट का बटन दबाया और रोशनी की और हमने बताया कि सर ये थ्रू बैकडोर चैनल और किसी ना किसी रॉन्ग प्रैक्टिसेस की वजह से वो जा रही है अफगानिस्तान। अच्छा, रीजन क्या थी वो बताने की? शुगर मिल इंडस्ट्री का तो रीजन ये हो सकता है ना कि कॉमन सेंस समझे। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे कारोबार में एक चीज का प्राइस अगर ऊपर है तो नीचे गिरे? उसकी लालच क्या होगी? उसकी लालच ये थी, या इंडस्ट्री क्यों समझती थी या क्या अच्छाई की वजह से समझती थी कि अगर अफगानिस्तान जिसको हम सब्सिडाइज कर रहे हैं और इतने सस्ते रेट पे चीनी जा रही है, जब अफगानिस्तान कोई चीनी नहीं जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें शुगर इंडस्ट्री को इजाजत देगी कि हम यहाँ से चीनी एक्सपोर्ट कर सकें। अगर हम वो चीनी एक्सपोर्ट करते हैं जो कि अफगानिस्तान हमसे सेम प्राइसिंग पे लेके जा रहा है और इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी ऊपर है, तो उसकी वजह से हम चाहते थे कि अफगानिस्तान थ्रू प्रॉपर चैनल लेके जाए ताकि हमारे जो अपना कंट्री है उसको फॉरेन एक्सचेंज की मदद से पैसे मिले, शुगर इंडस्ट्री को ज्यादा पैसे मिले, तो शुगर इंडस्ट्री भी बेनिफिशियरी होती है इस बात की और अपना स्टेट भी बेनिफिशियरी होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट को अभी भी इस वक्त हमारे पास सरप्लस स्टॉक्स मौजूद हैं, लेकिन सरप्लस स्टॉक मौजूद होना और चीनी महंगा होना, आप देखें चीनी की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड जो एप्रीहेंशन होती थी लोगों की कि चीनी अवेलेबल नहीं है, आज आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि चीनी अवेलेबल नहीं है। ये जरूर आपको लोग कह सकते हैं कि चीनी महंगी हो रही है या उसका रेट ऊपर हो गया, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि जब 180 रुपीज के ऊपर इंटरवेंशन है और 180 रुपीज के ऊपर स्टेट एक एक्शन लेती है और उसको कम कराती है, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम नीचे का भी एक थ्रेशोल्ड और एक बेंचमार्क रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम बैलेंस रहे, इंडस्ट्री भी चले, स्टेट को भी नुकसान ना हो और सारा चले। जहां तक आपने बात की, गवर्नमेंट एक और काम कर सकती है, जैसे एक्सपोर्ट की परमिशन देने से पहले ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान मार्केट में आ सकता है, एक ओपन टेंडर कर दे और शुगर इंडस्ट्री से कोई 4-5 लाख टन चीनी खरीद ले, वंस एंड फॉर ऑल ये मसले को हल कर दें। आपके पास बफर स्टॉक होगा, वो बफर स्टॉक आप प्ले में रख सकते हैं। जिस वक्त आप एक्सपोर्ट की इजाजत देते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं, जिस वक्त खुदा न खास्ता आपको ऐसे एप्रीहेंशन होती है कि इंडस्ट्री नाजायज कर रही है या इंडस्ट्री खुदा न खास्ता कोई फायदा उठा रही है और चीनी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास जो सरप्लस स्टॉक्स होते हैं वो मार्केट में गवर्नमेंट ऑफलोड कर सकती है। तो ये हमेशा के लिए जो एक तनाज़ा खत्म हो जाएगा और दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है सब अपने पास एक अच्छा बफर स्टॉक मेंटेन रखती हैं। तो हमें भी ये जरूरत है कि हमें भी एक बफर स्टॉक मेंटेन रखना चाहिए और गवर्नमेंट को इसमें डिले नहीं करना चाहिए। देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हम प्रीवियसली जब मिले गौर एजाज साहब से, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई। अनफॉर्चुनेटली वो कुछ जाती मसरूफियत की वजह से और कोई ऑफिशियल मसरूफियत की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, जबकि उन्होंने हमें लास्ट 2 वीक पहले हमें टाइम दिया था कि मैं जुमेरात को मिलूंगा। आज इस बात को तकरीबन 3 वीक्स हो गए, ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से हमें कोई रब्ता नहीं हो रहा, क्योंकि ट्रैवलिंग रह रही है, क्या रह रही है। अब देखो उसमें नुकसान क्या हो गया। देखिए आपने ये देखा, इंडिया ने जो शुगर जूस से एथनॉल बनता था वो बंद कर दिया। अब क्या हो गया, इंडिया में सरप्लस हो रही है शुगर, तो इंडिया ने दोबारा जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 630 के करीब अभी मार्केट हो गई, तो तकरीबन 730 की अगर 630 हो गई तो $100 मार्केट टूट गई। अब अगर ये $100-200 और टूट जाती है और फिर अगर आप रियलाइज करती है गवर्नमेंट कि हमारे पास सरप्लस स्टॉक है और आप हमें एक्सपोर्ट की इजाजत देंगे, तो बाय देन तो हमने नुकसान कर दिया ना। फिर हम कहेंगे, हम रोएंगे, यू एंड क्राई करेंगे और हम कहेंगे गवर्नमेंट को कि हमें सब्सिडी दे, तो फिर गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं आपको तो हमने आपने एक्सपोर्ट की परमिशन मांगी है, फिर हम कहेंगे वारा नहीं खाता। तो ये चीजों से बचने के लिए अभी भी एम्पल टाइम अवेलेबल है, अभी भी $630 $20 की मार्केट है। हमें इंटरनेशनल मार्केट को कंसिडरेशन में रखते हुए इमीडिएटली उस पर कोई ना कोई इकदाम करना चाहिए, कुछ जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। इफ वी आर अनेबल टू टेक एनी डिसीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड इफ द मार्केट डिक्रीजेस, तो फिर उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, इंडस्ट्री को भी नुकसान होगा, जमींदार को नुकसान होगा, फार्मर को जिसको हम कहते हैं उनको सबको नुकसान होगा ना, और स्टेट को भी नुकसान होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम गनी उस्मान साहब, चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन थे, और आपकी तजवीज़ भी हुक्काम बाला तक पहुंची। अब देखना है कि इस पर कब तक अमल दरामद होता है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल नवंबर में पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया है। माली साल 2024 में जुलाई से नवंबर तक करंट अकाउंट खसारा कितने फीसद कम हुआ है, इस रिपोर्ट में कुछ स्टैट्स आपको दिखाते हैं।
और एक बड़ी अहम खबर है, आलमी बैंक ने पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में एक बड़ी कमी की पेशगोई की है और जो फिगर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 2023 के दौरान तरसीलात ज़र में 20% ये कमी सामने आएगी और 2023 के जो फिगर्स हैं तरसीलात ज़र कम होकर 24 अरब डॉलर तक रहेंगी, जबकि 2024 में मजीद 10% कमी होगी और ये 22 अरब से नीचे आने की पेशगोई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।